हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो कि जो माता का जो भ्रूण रहता है उसको पोषक तत्व प्रदान करता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। मतलब कुल मिला के एक भ्रूण को बच्चा हमारे बाहर तक आने में सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो प्लेसेंटा ही करता है। अब प्लेसेंटा से संबंधित जितने अधिकतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ध्यान से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। देखो यहाँ ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। इसमें ये मैं बाउंड्री बना, ये जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेसेंटा होता है। ये प्लेसेंटा किसके द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ है? ये प्लेसेंटा ये गर्भनाल के द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब भ्रूण और प्लेसेंटा को कौन जोड़ता है आपस में? गर्भनाल जोड़ती है। ये भ्रूण जो है ये किससे चिपका हुआ है? ये देखो, ये माता का क्या है? ये माता का एक पूरा गर्भाशय है। गर्भाशय के ही साइड में ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं? हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा किससे जुड़ा हुआ है? ये गर्भनाल द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम ये आपको पता चल गया प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा ये है, गर्भनाल क्या है? ये है, और भ्रूण ये है। ये जो भ्रूण ये जो है ये नाल है, और नाल क्योंकि गर्भनाल से जुड़ा रहता है बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो गर्भनाल होती है जिससे प्लेसेंटा और भ्रूण आपस में जुड़े रहते हैं, इसकी लंबाई औसतन कितनी होती है? तो ये औसतन 50 सेंटीमीटर इस गर्भनाल की लंबाई होती है। अब बात करते हैं हम प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा का वजन टर्म में कितना होता है? टर्म क्या होता है? टर्म का मतलब होता है जब 40 हफ्ते हो जाते हैं, 280 दिन हो जाते हैं, 9 महीने हो जाते हैं, एक गर्भ में माता बच्चे को रखे हुए इतना समय हो जाता है, मतलब गर्भावस्था पूरी 9 महीने की हो जाती है, उसको हम टर्म कहते हैं। 40 हफ्ते के बाद प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? जब उसको बाहर निकलना होता है, अब उसकी बाहर निकलने की अवस्था आ जाती है, तब उसका वजन कितना होता है ये पूछ रहे हैं। तो उस समय इसका वजन कितना होता है? 500 ग्राम होता है। कितना होता है? 500 ग्राम। टर्म में प्लेसेंटा का वजन टर्म में कितना होता है? 500 ग्राम। टर्म क्या होता है? टर्म 40 हफ्ते का, 280 दिन का या 9 महीने का होता है। पोस्ट टर्म क्या होती है? यदि बच्चा 42 सप्ताह के बाद होता है तो उसे हम पोस्ट टर्म कहते हैं, और यदि बच्चा 37 सप्ताह के बाद होता है तो उसको हम प्री टर्म कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का व्यास कितना होता है? प्लेसेंटा का व्यास कितना होता है? देखो, इस प्रकार की एक रचना होती है प्लेसेंटा, इस प्रकार की, मतलब ये गोलाकार टाइप में ही होता है। तो ये जो होगा ये इसका व्यास होगा। तो ये जो प्लेसेंटा का व्यास है ये कितना होता है? तो प्लेसेंटा का व्यास 22 से 23 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर 22 भी है, 23 भी है, तो 22 आपका आंसर होगा। प्लेसेंटा का औसतन व्यास कितना होता है? 22 सेंटीमीटर। वजन कितना होता है? 500 ग्राम। और औसतन व्यास कितना होता है? 22 सेंटीमीटर। याद रखना, प्लेसेंटा का व्यास कितना होता है? 22 सेंटीमीटर प्लेसेंटा का व्यास होता है। अगला है, प्लेसेंटा का वजन और नवजात के बीच का अनुपात कितना बताया है? देखो, ये प्लेसेंटा है इस प्रकार का, ये प्लेसेंटा बना है, और ये नवजात है, इन दोनों के जो वजन है इन दोनों में अनुपात कितना होना चाहिए? तो जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसका केवल 1% होता है प्लेसेंटा। अगर कभी परसेंट में आपसे पूछ लिया जाए ना कि भ्रूण और प्लेसेंटा में कितना अंतर होता है, कितने प्रतिशत का अंतर होता है, तो 1% का अंतर होता है। प्लेसेंटा और भ्रूण में कितने का अंतर होता है? 1% का अंतर होता है। तो प्लेसेंटा वजन और नवजात वजन के बीच का अनुपात कितना बताया जाता है? 1:6। मतलब यदि 1:6, यदि भ्रूण जो है वो 6 आकार का है तो प्लेसेंटा कितने का होगा? 1% होगा, है ना। तो इन दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:6 होना चाहिए। प्लेसेंटल वजन और नवजात वजन के कितना अनुपात होना चाहिए? तो इनके बीच का अनुपात 1:6 होना चाहिए। कितना? 1:6।
अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा की औसत मोटाई कितनी होती है। प्लेसेंटा की औसत मोटाई कितनी होती है। 1 से 4 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो प्लेसेंटा की जो मोटाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्लेसेंटा की मोटाई कितनी होती है। प्लेसेंटा की मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब याद रखो मोटाई कितनी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वजन कितना होता है 500 ग्राम होता है। व्यास कितना होता है 22 सेंटीमीटर होता है। दोनों तीनों फैक्ट याद रखिएगा, दोनों तीनों ही फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो इस नंबर पर अपना हाय लिखकर सेव करा दीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं, इसी प्रकार के एमसीक्यू करना चाहते हैं, डेली इसी तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं और नोट्स रेडी बना बनाया मटेरियल लेना चाहते हैं, नोट्स जैसे हम बनाते हैं हैंड रिटन वैसा ही नोट्स भी लेना चाहते हैं कि आपको नोट्स बना हुआ मिले डेली पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं 799 में। वहाँ टेस्ट भी है, ट्रिक भी है, वीडियोस भी है, पीडीएफ भी है, सारा कुछ आपको मिलेगा। अगला है प्लेसेंटा की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं। कोरियोन बोलते हैं, एमनियोन बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो जो प्लेसेंटा की सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको कोरियोन बोलते हैं। सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, कोरियोन बोलते हैं। और सबसे भीतरी झिल्ली को एमनियोन बोलते हैं। प्लेसेंटा जो होता है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, कोरियोन कहलाती है। क्या कहलाती है, सबसे बाहरी झिल्ली कोरियोन कहलाती है और भीतरी क्या कहलाती है, एमनियोन कहलाती है। प्लेसेंटा की बाहरी झिल्ली कोरियोन, भीतरी झिल्ली एमनियोन। दोनों फैक्ट याद रखना, बाहरी झिल्ली कोरियोन, कोरियोन कोरी है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर कोरा कोरा है, ऐसे याद कर लो। और अंदर क्या है, एमनियोन, एमनी इन एमनी, और अंदर वाला साउंड आ रहा है ना तो एमनी, तो कौन सी है, अंदरूनी परत होती है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट वो होता है जो कि अंदर आरोपित होता है, माता के अंदर जो आरोपित होता है वो यही ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो बाद में भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, कोरियोन बाहरी झिल्ली कहलाती है। अगला है भ्रूण की आंतरिक परत कौन सी कहलाती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो एमनियोन होता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक परत होती है। एमनियोन क्या होती है, आंतरिक परत होती है और कोरियोन क्या होती है, बाहरी परत होती है। जबकि गर्भनाल क्या होती है, जो कि भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है। भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली जो नली होती है वो क्या कहलाती है, गर्भनाल कहलाती है। जो एमनियोन होती है ये अंदर की झिल्ली होती है। जो एमनियोटिक द्रव होता है, जो एमनियोटिक जो द्रव रहता है वो भ्रूण को निलंबन में रखता है, मतलब भ्रूण को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, भ्रूण की रक्षा करता है। एमनियोन जो होती है मीजोडर्म और एक्टोडर्म दो रोगाणु परतों से बनती है। एमनियोन किससे बनती है, एमनियोन जो होती है दो परतों से बनती है। एक होता है मीजोडर्म जो कि मध्य की परत होती है और एक होता है एक्टोडर्म जो कहाँ की परत रहती है, बाहर की परत रहती है। ये जो एमनियोटिक द्रव होता है या जो एमनियोन होता है वो भ्रूण को चोट से बचाता है। क्या करता है, भ्रूण को चोट से बचाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसव के तीसरे चरण में क्या शामिल है। भ्रूण का वितरण, भ्रूण का विलोपन, भ्रूण का अपतरण। तो प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा का पृथक्करण होता है। प्लेसेंटा के तीसरे चरण में प्रसव के तीसरे चरण में ये डिलीवरी होती है और जो पार्ट यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, तो प्रसव के तीसरे चरण में या डिलीवरी के तीसरे चरण में या जब लेबर होता है तब उसके तीसरे चरण में क्या शामिल होता है, तो तीसरे चरण में प्लेसेंटा अलग होता है। पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है वो फैलनी स्टार्ट होती है। लगभग 12 घंटे का समय होता है। प्रसव टोटल कितने चरणों का होता है, प्रसव जो होता है टोटल 4 चरणों का होता है। पहले चरण में क्या होता है, गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है फैलना शुरू होती है। इसको अधिकतम 10 सेंटीमीटर तक फैलना होता है। गर्भाशय की ग्रीवा को हम सर्विक्स भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरे जो चरण होता है उसमें बच्चा बाहर आता है। तीसरा जो चरण होता है उसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। तीसरे चरण में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है। करीब 15 से 20 मिनट का ये चरण होता है। और चौथे चरण में रिकवरी होती है, जो गर्भाशय होता है वो पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। इस प्रकार लेबर या प्रसव या डिलीवरी के कितने चरण होते हैं, 4 चरण। प्लेसेंटा किस चरण में बाहर आता है, प्लेसेंटा जो होता है वो तीसरे चरण में बाहर आता है। कितने
मिनट का होता है, ये लगभग 10 से 20 मिनट का होता है। एक दो प्रकार की महिलाएं होती हैं, एक होता है प्रीमी पारा और एक होता है मल्टी पारा। जो एक ही बच्चे को जन्म देती हैं, प्रीमी पारा बहुत सारे बच्चों को जन्म देती हैं, उनको मल्टी पारा बोलते हैं। प्लेसेंटा का गर्भाशय से बाहर आना क्या कहलाता है? प्लेसेंटा का पृथक्करण किस चरण में होता है? तीसरे चरण में होता है। कितने मिनट की अवधि होती है? लगभग ये 15 से 20 मिनट की और अधिकतम 30 मिनट का समय लेता है। मनुष्यों में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो कौन सा प्लेसेंटा होता है? मनुष्यों में जो प्लेसेंटा पाया जाता है उसको हम हेमिकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। कौन सा? हेमिकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं, क्योंकि ये भ्रूण से के सीधे संपर्क में रहता है और जो रक्त, पोषक तत्व, सारा चीज़ें जो होती है इसी के माध्यम से मिलती है। तो हीम रुधिर से मिलके बना होता है, इसलिए ये जो प्लेसेंटा होता है ये हीमोक्रोरियल प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के चारों ओर एक झिल्ली भी पाई जाती है। जो प्लेसेंटा होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली भी पाई जाती है। झिल्ली क्या होती है? इसकी रक्षा करती है और इसको कोरियोनिक विली कहते हैं, जहाँ ये कोरियोनिक विली द्वारा रक्त और दूसरे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन भी सीक्रेट करता है। प्रसव के समय प्लेसेंटा रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। प्रसव के समय कौन सा करता है? रिलैक्सिन हार्मोन करता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब प्लेसेंटा क्या करता है? सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स को हम बोलते हैं गर्भाशय की ग्रीवा या गर्भाशय की गर्दन। गर्भाशय की गर्दन या गर्भाशय की ग्रीवा क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। अब क्या बोल रहे हैं कि जब प्लेसेंटा, अब आना बच्चे को बाहर है गर्भाशय की दीवार से, लेकिन आ कौन गया? सर्विक्स पे प्लेसेंटा आ गया। अब बच्चा बाहर कैसे निकलेगा? तो वो जो स्थिति होती है उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह ढक लेता है, अब जब पूरी तरह ढक लेता है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती, फिर सी सेक्शन मतलब ऑपरेट द्वारा ही बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, चीरा द्वारा ही बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जहाँ से बच्चा बाहर आता है वहाँ तो प्लेसेंटा आ गया खिसक के, तो वो कैसे डिलीवरी होगी? मैं एक बार चित्र द्वारा भी आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होती है, ये जो गर्दन है, ये जो गर्दन है ये सर्विक्स कहलाती है। अब जो प्लेसेंटा ये लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा है। अब ये प्लेसेंटा खिसक के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब जब यहाँ से बच्चा बाहर आना है, लेकिन अब क्या आ गया? प्लेसेंटा बाहर आ गया। अब जब ये प्लेसेंटा यहाँ पर आ जाएगा, जब ये प्लेसेंटा ये आ गया है, ये वाला प्लेसेंटा यहाँ आ गया है, तो वो बाहर कैसे जाएगा? वो कैसे निकलेगा बाहर, है ना? तो इस स्थिति में क्या कराना रहता है? ऑपरेट कराना रहता है। देखो ये जो इस 4 स्थितियां हैं, ये प्लेसेंटा की प्रीविया की स्थिति है। प्लेसेंटा प्रीविया जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया। पूर्ण प्लेसेंटा देखो ये पूरी तरह से ढक लिया है। एक होता है पार्शियल मतलब थोड़ा सा ढका है। एक होता है मार्जिनल, साइड में चला गया है, बहुत लो लाइंग, एक लो टाइप से आ गया है, लो थोड़ा सा जो है भाग उसका आ गया है। इस प्रकार प्लेसेंटा प्रीविया के कितने? 4 प्रकार होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया आया समझ में? जब गर्भाशय की ग्रीवा को प्लेसेंटा पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती है, वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण अगर आपसे पूछें तो प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षणों का सबसे मेन एक चीज़ होती है कि ब्लडिंग होती है लेकिन दर्द नहीं होता है। अगर प्लेसेंटा गर्भाशय से निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दर्द, वो खून तो निकलेगा ही, लेकिन वो दर्द रहित खून होता है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षणों में बोल सकते हैं। और ये अंतिम तिमाही के दौरान ही देखा गया है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? जब प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह ढक लेता है। पूर्ण प्लेसेंटा थोड़ा बहुत ढकता है तो उसको सीमांत। अपूर्ण मतलब बिल्कुल एक लाइन बना के बनाया है अकेले, तो उसको हम अपूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया कहलाते हैं। जन्म देने के कितने समय बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जानी चाहिए? मतलब बच्चे ने जन्म दे दिया है, उसके कितने समय बाद प्लेसेंटा को वापस आ जाना चाहिए? 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 60 मिनट बाद या 80 मिनट बाद? तो जन्म देने के लगभग 30 मिनट बाद, जन्म देने के कितने? 30 मिनट बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होना चाहिए। बच्चे का जन्म किस अवस्था में हो जाता है? बच्चे का जन्म प्रसव की सेकेंड स्टेज में हो जाता है। और थर्ड स्टेज में कौन बाहर आता है? प्लेसेंटा बाहर आता है। तो बच्चे के जन्म देने के बाद कितने मिनट बाद प्लेसेंटा को बाहर आना चाहिए? 30 मिनट बाद बाहर
आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की मध्य झिल्ली को क्या बोलते हैं? देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो एमनियोन होती है वो कौन सी झिल्ली होती है? अंदर की झिल्ली होती है। जो कोरियोन होती है वो कैसी झिल्ली होती है? कोरियोन बाहर की झिल्ली होती है। और जो एलोनटोइस होती है ये कैसी होती है? ये मध्य परत होती है। एलोनटोइस कैसी होती है? एलोनटोइस मध्य परत होती है। एलोनटोइस कैसी होती है? मध्य परत होती है। और अंदर की परत एमनियोन कहलाती है, बाहर की परत कोरियोन कहलाती है, और एलोनटोइस जो होती है वो मध्य की परत होती है। जो प्लेसेंटा होता है जो इस प्रकार का प्लेसेंटा होता है वो 3 परतों से ढका हुआ होता है, एमनियोन, कोरियोन और एलोनटोइस। कोरियोन बाहर की होती है, एमनियोन अंदर की होती है, और जो एलोनटोइस होती है वो मध्य की झिल्ली होती है। एलोनटोइस क्या होती है? एलोनटोइस जो होती है वो मध्य की झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के निर्माण में प्लेसेंटा का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा योगदान देता है? एमनियोन जो कि अंदर की परत है वो देती है, एलोनटोइस जो कि मध्य की परत है वो देती है, या कोरियोन जो बाहर की परत है वो देती है? तो प्लेसेंटा का जो कोरियोन वाला पार्ट है, मतलब जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है जो कि भ्रूण को जोड़े रखता है, गर्भनाल उसी से जुड़ती है, यही वाला जो भाग है वो प्लेसेंटा का सबसे ज़्यादा योगदान देता है। भ्रूण के निर्माण में प्लेसेंटा का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा योगदान देता है? यही जो कोरियोन वाला भाग है, बाहरी वाला भाग है, यही सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता? प्रोलैक्टिन बिल्कुल नहीं होता है, फ्यूज ग्रंथि द्वारा होता है। प्रोजेस्ट्रॉन, एंड्रोजन और एसीटीएच। देखो जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। प्रोजेस्ट्रॉन गर्भावस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, और वैसे तो ये अंडाशय द्वारा निकलता है अगर गर्भावस्था नहीं होती, लेकिन गर्भावस्था होती है तो ये प्लेसेंटा द्वारा निकलता है। ये जैसे ही गर्भावस्था होती है तो ये इस हार्मोन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, और जैसे ही प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा चौथे सप्ताह से बनना आरंभ हो जाता है और 12वें सप्ताह तक इसका बनना पूर्ण हो जाता है प्लेसेंटा का। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी निकालना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न कर देता है, या प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। कौन? प्लेसेंटा। तो कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस होता है? इनमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में प्लेसेंटा किसके द्वारा बनता है? यॉर्क साक द्वारा, जो जूस होता है, अंदर का जो द्रव्य होता है, कोरियो एलेंटोइस द्वारा, एलेंटोइस द्वारा, या एमनियोन द्वारा? तो स्तनधारियों में जो प्लेसेंटा बनता है वो कोरियोन एलेंटोइस द्वारा बनता है। देखो कोरियोन क्या होती है? बाहरी परत होती है। एलेंटोइस क्या होती है? मध्य की परत होती है। इन दोनों ही परत से मिलकर क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है। तो स्तनधारियों में प्लेसेंटा किसके द्वारा बनता है? कोरियोन एलेंटोइस द्वारा बनता है, या कोरियो एलेंटोइस इसको बोलते हैं। कोरियो एलेंटोइस द्वारा स्तनधारियों में प्लेसेंटा बनता है। स्तनधारियों में प्लेसेंटा किसके द्वारा बनता है? कोरियो एलेंटोइस द्वारा स्तनधारियों में प्लेसेंटा बनता है। स्तनधारियों में प्लेसेंटा किसके द्वारा बनता है? कोरियो एलेंटोइस द्वारा बनता है। अगला है, प्लेसेंटा की किस लेयर द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो प्लेसेंटा की बाहरी जो परत होती है उसके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोप्लास्ट। किसके द्वारा? प्लेसेंटा की किस लेयर द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो प्लेसेंटा की जो ट्रोपोप्लास्ट वाली लेयर होती है, जो कि अंदर पाई जाती है सबसे, जिसको हम एमनियोन भी बोलते हैं, उस लेयर द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो प्लेसेंटा की ट्रोपोप्लास्ट या एमनियोन लेयर द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये ट्रोपोप्लास्ट वही होता है जब फैलोपियन नलिका में अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर मोरूला बनता है, उसके बाद ब्लास्टूला बनता है, उसके बाद जो बनता है ट्रोपोप्लास्ट बनता है। ट्रोपोप्लास्ट जो कि अंदर आरोपण हो जाता है भ्रूण का आरोपण हो जाता है गर्भाशय में। वो जो ट्रोपोप्लास्ट रहता है वही आगे जाकर अंदरूनी परत प्लेसेंटा की बनाता है। तो किस लेयर द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं? ट्रोपोप्लास्ट द्वारा होते हैं। ह्यूमन में इनमें से किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? जोनरी, डिस्कॉइडल, डेसिडुअस या डिफ्यूज?
तो देखो ह्यूमन में जो प्लेसेंटा पाया जाता है, ह्यूमन में प्लेसेंटा जो पाया जाता है लेकिन चक्रीय टाइप का पाया जाता है। कुछ इस प्रकार का प्लेसेंटा ह्यूमन में पाया जाता है, इस प्रकार का, इस ऐसा ह्यूमन में प्लेसेंटा पाया जाता है। ये कैसा है, थोड़ा सा चक्रीय टाइप का लग रहा है। चक्रीय को हम बोलते हैं डिस्कॉइडल। क्या बोलते हैं, डिस्कॉइडल। अगर एक ऑप्शन आता है एक प्रकार का, यहाँ पे आता है हीमोकोरियल। अगर हीमोकोरियल, ये अगर डिस्कॉइडल ऑप्शन में नहीं होगा, हीमोकोरियल होगा, तो हीमोकोरियल हमारा जो ये प्लेसेंटा है वो हीमोकोरियल भी है और डिस्कॉइडल भी है। डिस्कॉइडल इसकी संरचना होती है और उसका संगठन जो होता है वो हीमोकोरियल टाइप रहता है, ब्लड से बना हुआ होता है ना, तो इसलिए उसको हीमोकोरियल बोलते हैं। इसकी संरचना कैसी है, डिस्कॉइडल है, इसलिए इसको डिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ह्यूमन में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा ह्यूमन में पाया जाता है। याद रखिएगा, डिस्कॉइडल एंड कौन सा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। एक तो डिस्कॉइडल पाया जाता है और एक कैसा पाया जाता है, हीमोकोइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। दोनों ही याद रखिएगा, डिस्कॉइडल और हीमोकोरियन। ये डिस्कॉइडल ही पूछ सकते हैं। और आपसे चक्रिकाव, एक हिंदी में नाम, हिंदी में वैसे कम ही देंगे, वो इंग्लिश में ही देंगे क्योंकि हिंदी में नहीं समझ में। आप इस डिस्कॉइडल को बोलते हैं चक्रिकाव। क्या बोलते हैं, चक्रिकाव बोलते हैं। अगला है, भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, उसको गर्भनाल बोलते हैं, है ना। इसको नाभि रज्जु भी बोलते हैं। कौन सी नाभि कहलाती है, ये फ्यूनिकुलस नाभि कहलाती है। कौन सी नाभि कहलाती है, इसको हम फ्यूनिकुलस नाभि बोलते हैं। कौन सी नाभि, फ्यूनिकुलस नाभि इसको बोलते हैं। और ये स्तनधारियों में पाई जाती है। ये नाल यही नाल होती है जिससे प्लेसेंटा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है। मनुष्य में 2 नाभि धमनियाँ होती हैं और 1 सिरा होती है, मतलब 2 धमनियाँ होती हैं इस नाभि नाल में और 1 सिरा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। देखो, वैसे तो प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, ह्यूमन कोरियोनिक भी होता है, लेकिन प्रसव के दौरान जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय द्वारा भी होता है और किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा द्वारा भी होता है। ये क्या काम करता है, ये जो हार्मोन होता है वो गर्भावस्था में जब प्रसव हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, तो वो जो सर्विक्स होता है, जो गर्भाशय की गर्दन होती है, उसको चौड़ा करने में हेल्प करता है, उसको संकुचित करता है। इसके अलावा ये पुरुषों में भी पाया जाता है। पुरुषों में ये वीर्य द्रव में स्नावित होता है और ये स्नायुओं के लचीलेपन को भी बढ़ाता है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, कौन सी संरचना प्लेसेंटा में प्रेजेंट नहीं होती। प्लेसेंटा में धमनी होती है, सिरा भी होती है, मसल्स भी होती है, लेकिन नर्व जिसको हम तंत्रिकाएं बोलते हैं, ये जो होती है मासल सा संरचना होती है प्लेसेंटा की, उसमें तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। तो कौन सी संरचना प्लेसेंटा में नहीं होती है, नर्व जो है वो प्लेसेंटा में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यकृत, अंडाशय, गर्भाशय या प्लेसेंटा। तो कौन प्रदान करता है भ्रूण को पोषण, प्लेसेंटा प्रदान करता है। ये प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण ही प्रदान करता है और भ्रूण से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको भी बाहर निकालता है गर्भनाल द्वारा। तो ये प्लेसेंटा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक बच्चे के पैदा होने के लिए। अगला है, प्लेसेंटा कितने सप्ताह में वर्ना आरंभ कर देते हैं, 2 से 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 3 से 9 सप्ताह या 12 से 20 सप्ताह। तो जो प्लेसेंटा होता है वो 4 से 6 सप्ताह में बनना आरंभ हो जाता है। कब से आरंभ हो जाता है, 4 से 6 सप्ताह में प्लेसेंटा बनना आरंभ हो जाता है और 20 सप्ताह तक ये बन के बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाता है। 4 से 6 सप्ताह में ये बनना आरंभ होता है। क्या हो जाएगा इसका, 4 से 6 सप्ताह। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबसे जुड़ जाइएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बहुत शानदार तैयारी करवा रही हूँ। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम जाएगा आपका, तब तक आपकी बहुत शानदार तैयारी करा दूंगी। हज़ारों लाखों MCQ आपको करा दूंगी, हर टॉपिक के MCQ करा दूंगी और MCQ की PDF भी आपको उपलब्ध कराऊंगी। इसके अलावा थ्योरी नोट्स आपको बनाना नहीं है, हम रेडीमेड बना हुआ, जैसे आप घर पे बनाते हैं नोट्स चित्रात्मक तरीके से, ऐसे नोट्स भी बनाकर हम आपको दे रहे हैं। सब कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा है। वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं और वीडियो जो लेक्चर्स मिलेंगे वो ट्रिक द्वारा मिलेंगे। ट्रिकी वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें ट्रिक्स रहेंगी, कठिन से कठिन फैक्ट को हम ट्रिक द्वारा याद करा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, टेस्ट
हम रोज़ाना हमारे ग्रुप में टेस्ट होता है, टॉपिक दिया जाता है, तैयार कराया जाता है और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का एक टारगेट रहता है कि इस टॉपिक का आपका टेस्ट होता है। जैसे ही वो पूरा का पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो उसका मैराथन लिया जाता है। तो जो भी ये लेना चाहते हैं, जो भी ये हम लेना चाहते हैं, तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी और डिटेल में आगे आपको दूंगी। प्लेसेंटा पूरी तरह से कब परिपक्व माना जाता है? 4 सप्ताह में, 20 सप्ताह में, 25 सप्ताह में या 12 सप्ताह में? तो प्लेसेंटा जो है वो पूरी तरह से कब बन जाता है? 20 सप्ताह में बन जाता है। 4 सप्ताह से ये बनना आरंभ होता है। कब से आरंभ होता है? 4 सप्ताह से ये बनना आरंभ होता है और 20वें सप्ताह आने आने तक ये पूरा हो जाता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करने लगता है। अगला है, किस सप्ताह तक प्लेसेंटा को बच्चे को पूर्ण रूप से पोषण देने तैयार हो जाता है? तो ये 20 सप्ताह तक हो जाता है। कब तक हो जाता है? 20 सप्ताह तक ये हो जाता है। 20 सप्ताह तक प्लेसेंटा बच्चे को पूर्ण रूप से पोषण देने तैयार हो जाता है। अगला है, एचसीजी हार्मोन का स्तर कितने घंटे में दुगना होता है? देखो, गर्भावस्था में हर 48 से 72 घंटे में, हर 48 से 72 घंटे में जो एचसीजी हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक। कोरियोनिक से समझ रहे हो? प्लेसेंटा द्वारा जो कोरियोन बाहरी परत होती है उसी से ही ये एचसीजी बना है ना। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो कितने समय में कितने घंटों में दुगना हो जाता है? तो गर्भावस्था के हर 48 से 72 घंटे में, हर 48 से 72 घंटे में ये क्या होता है? इसकी मात्रा क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ये हार्मोन जो होता है गर्भावस्था में कई तरह की भूमिका निभाता है। जो एचसीजी हार्मोन है ये गर्भाशय की परत को मोटा करता है। क्या करता है? गर्भाशय की परत को मोटा करता है। इसके अलावा ये भ्रूण को सहारा देता है, मासिक धर्म को रोकता है। ये एचसीजी हार्मोन इतना काम करता है। इसके अलावा ये गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर को भी बढ़ाता है। गर्भावस्था के दौरान एचसीजी का जो स्तर है वो 10 सप्ताह तक लगभग बढ़ता जाता है और जो एचसीजी का स्तर है हर 48 से 72 घंटों में दोगुना हो जाता है। प्रसव के 4 से 6 सप्ताह बाद एचसीजी का स्तर गर्भावस्था से पहले के स्तर पर वापस आ जाता है। गर्भावस्था की जांच करने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं गर्भावस्था की कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो मूत्र या रक्त में एचसीजी का ही मात्रा ली जाती है। एचसीजी मात्रा देखकर ही कि एचसीजी की मात्रा अगर 5 ml से ज़्यादा है, एचसीजी की मात्रा अगर 5 ml से ज़्यादा होती है तो जो महिला होती है वो गर्भवती होती है। तो एचसीजी के ये भी क्वेश्चन आते। एक दिन मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था कि किस हार्मोन का चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि महिला गर्भवती है। तो ये एचसीजी हार्मोन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं कि महिला गर्भवती है। जिसको भी मेरे वीडियोस आप पसंद आते हैं सारे लोग सबसे पहले लाइक कर दो, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि सबको वीडियोस मिलते रहें। और सबसे मेन चीज़ कमेंट, सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का आपके लिए कमेंट के लिए आंसर है, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, या कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं ये सारे लोग मुझे कमेंट में इसके आंसर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट सारे लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं सारे लोग मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एचसीजी हार्मोन का स्तर कितने घंटे में दुगना होता है? हर 48 से 72 घंटे में एचसीजी का जो स्तर होता है वो दुगना हो जाता है। अगला है, रुधिर तथा मूत्र में एचसीजी की अधिकतम मात्रा कब पहुंच जाती है? मतलब कितने दिनों में जो एचसीजी की अधिकतम मात्रा हो जाती है, कितने दिन होते हैं? तो ये होते हैं जो 60 से 70 दिनों के मध्य, 60 से 70 दिनों के मध्य गर्भावस्था में एचसीजी की जो मात्रा है वो अधिकतम हो जाती है। कब हो जाती है अधिकतम? 60 से 70 दिनों में, या बोल सकते हैं जब ही जो महिला को लगभग 10 से 11 सप्ताह हो जाते हैं गर्भ धारण किए हुए,
10 सप्ताह हो जाते हैं, यस 10 सप्ताह मतलब 60 से 70 दिन हो जाते हैं, तब जो होती है एचसीजी की मात्रा अधिकतम होती है। एचसीजी की मात्रा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक की मात्रा किस सप्ताह तक सबसे ज़्यादा हो जाती है? तो वो 9वें 10वें सप्ताह में सबसे ज़्यादा हो जाती है। वो कितने दिनों में हो जाती है? तो 60 से 70 दिनों में हो जाती है। कितने दिनों में हो जाती है? 60 से 70 दिनों में रुधिर तथा मूत्र में एचसीजी की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है, एचसीजी का सीक्रेशन किस सप्ताह में सर्वाधिक होता है? अभी हमने पढ़ा है 10वें 11वें सप्ताह में या 60 से 70 दिन में सर्वाधिक सीक्रेशन होता है। 60 से 70 दिन या 10 से 11 सप्ताह में सबसे ज़्यादा सीक्रेशन होता है। या आपसे पूछ सके किस तिमाही में एचसीजी का सर्वाधिक सीक्रेशन होता है? तो पहली तिमाही में सर्वाधिक होता है। पहली तिमाही मतलब जो शुरू के जो 90 दिन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीक्रेशन होता है। अगला है एचसीजी का स्रोत। एचसीजी कहाँ से निकलता है? एचसीजी ये तो हमें पता है कि ये कहाँ से निकलता है, ये प्लेसेंटा द्वारा निकलता है। लेकिन ये प्लेसेंटा में भी कहाँ से निकलता है? तो ये सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट नामक एक स्थल पाया जाता है, वहाँ से ये निकलता है। कहाँ से निकलता है? सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट से ये निकलता है। कहाँ से निकलता है? सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट से ये निकलता है, याद रखिएगा। फ्रेंड देखिए, ये है हमारा हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच। मतलब ये हम जीतेंगे जो इसका नाम है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप 100% जीतेंगे, क्योंकि हम हर टॉपिक करवा रहे हैं। जैसे कि मैं वीडियो आपको यूट्यूब पर करवाती हूँ, ऐसे ही बहुत सारे, ये तो यूट्यूब पर मैं टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक के ला पाती हूँ। जैसे वहाँ पर छोटे से छोटे टॉपिक के हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, उसके नोट्स प्रदान किए जा रहे हैं और फिर उसके एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे कि बात करें हम, शिक्षा से संबंधित संस्थान हुए, शिक्षा से संबंधित सम्मेलन हुए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्मेलन हुए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान हुए, आईसीएमआर रिपोर्ट हुई, योजनाएं हुई, अधिनियम हुए, सारा और सब कुछ अपडेटेड। ये नहीं कि हमने पुराना जो है चीज़ उसको पढ़ा रहे हैं, पूरा अपडेटेड है। करंट से रिलेटेड कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, महिलाओं के लिए, बच्चों से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित है, तो वो सारा हम करंट भी इसमें पढ़ा रहे हैं। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, वो घर जैसा है, आपका पर्टिकुलर डेली का होमवर्क दे रहे हैं हम। उसके अलावा फिर हम उसको टारगेट, ये आपका आज का टॉपिक है, फिर आपको वो तैयार करवाते हैं वीडियोस द्वारा, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं और फिर उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो ये सारा कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा है। ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद हो रहे हैं। टॉपिक वाइज ई बुक मिल रही है, 1000 सीडीपी के एमसीक्यू मिलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के करीब 500 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। आईसीएमआर 2020-2024 के करीब 1000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। 2500 प्लस योजना के एमसीक्यू मिलेंगे। 2000 प्लस अधिनियम वस्तुनिष्ठ टॉपिक तैयार करवा कर डेली टेस्ट होगा। टेस्ट से आप अपना स्कोर डेली देख पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं, कितना हम सही कर पा रहे हैं। कठिन डेट और डाटा ट्रिक से कोई भी चीज़ बहुत इजीली याद हो जाती है, ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक दिया जा रहा है, गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर, ये सारा कुछ दिया जा रहा है। डेली टारगेट होगा, डेली टेस्ट रहेगा, बहुत ही सरल तरीके का पढ़ने का है ये। इसमें 2014, 2017 और अलग अलग स्टेट में आए हुए क्वेश्चन भी हम कवर कराने वाले हैं। इसमें आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, मैम एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, आप बताइए क्या करना है? वहाँ पे कुछ नहीं। देखिए, मेरी जीके विद आकांक्षा की 2 एप्लीकेशन है, दोनों ही बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। मैं उसको बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। बना के मैंने रख ली है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उसको अभी ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ। आगे कभी किसी एग्ज़ाम में समय मिला तो वो एप्लीकेशन पे ही कराऊंगी, लेकिन अभी जो मैं तैयारी करा रही हूँ वो व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर, जो आपको एप्लीकेशन पर मिलता है वही हम टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। टेलीग्राम पर वीडियोस लेक्चर्स होते हैं, सारी पीडीएफ होती है। टेस्ट के लिए टेलीग्राम पर जैसे टेस्ट आप एप्लीकेशन में देते हो, एग्ज़ाम हॉल में देते हो, वैसे ही टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये हार्ड कॉपी है, अगर आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं, साथ में हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों का प्राइस 1699। अकेले ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 799। 799 वाला बेस्ट है। बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी आपको। जिस तरह के मैं क्वेश्चन तैयार करा रही हूँ, इन सब की पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी और इससे भी एक्स्ट्रा लेवल आपको वहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जो बैटल डोर प्लेसेंटा होता है, बिल्कुल बाहर निकलने वाला होता है, उसमें कार्ड कहाँ पर जुड़ा हुआ होता है? केवल प्लेसेंटा की झिल्लियों तक,
प्लेसेंटा से अनासक्त, प्लेसेंटा के केंद्र तक या प्लेसेंटा मार्जिन के लिए। तो ये जुड़ा होता है प्लेसेंटा मार्जिन के लिए। जो प्लेसेंटा जो बेटलडोर प्लेसेंटा क्या है, गर्भनाल के मार्जिन से जुड़ा हुआ कार्ड होता है। जब प्लेसेंटा के ये कब जुड़ा होता है, जब प्लेसेंटा के आरोपण के साथ जुड़ा होता है, जो योनि प्रसव में गर्भनाल संपीड़न का कारण बन सकता है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि ये प्लेसेंटा है, मैंने अभी आपको स्थिति बताई थी कि प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है जब जो सर्विक्स गर्भाशय की गर्दन पर आ जाता है। तो जब मार्जिनल वाली स्थिति आ जाती है, मार्जिन स्थिति हो जाती है, मतलब प्लेसेंटा जो थोड़ा सा गर्भाशय की गर्दन को ढके हुआ रहता है, तो उसको एक कॉर्ड द्वारा उसको बाहर निकाल लिया रह जाता है। उसको हम बोलते हैं बेटलडोर प्लस प्लेसेंटा कॉर्ड। तो ये काहे के लिए जुड़ा होता है, प्लेसेंटा मार्जिन के लिए जुड़ा होता है। बेलमेंटस प्लेसेंटा वह नाल होती है जो झिल्लियों से जुड़ी होती है। प्लेसेंटा सक्शंस एक सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा होता है कि एक या एक से अधिक छोटी पालियों की उपस्थिति होती है। प्लेसेंटा मार्जिना के मार्जिन क्या होता है, एक ऐसी स्थिति हो जाती है जो बिल्कुल कोरियोनिक प्लेट के मार्जिन पर स्थित होती है। जैसे कि ये प्लेसेंटा है और बिल्कुल इसके यहाँ पे एक मार्जिन पर एक स्थिति है जिसको लगाकर हम प्लेसेंटा को बाहर निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ये याद रखिएगा। बेटलडोर प्लेसेंटा में कार्ड कहाँ जुड़ा होता है, प्लेसेंटा मार्जिन के लिए ये जुड़ा हुआ होता है। अगला है, कौन सी वाहिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को भ्रूण तक पहुंचाती है। उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल नस। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल नस या गर्भनाल। ये गर्भनाल होती है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को किस तक पहुंचाती है, भ्रूण तक पहुंचाती है। अम्बिलिकल नस इसको बोलते हैं। ये गर्भनाल होती है, इसमें 2 धमनियाँ और एक सिरा होती है। सिरा जो होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, और धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। तो अम्बिलिकल नस होती है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरे रक्त को भ्रूण तक पहुंचाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्बिलिकल नस हो जाएगा। अगला है, आरोपण जो होता है मासिक धर्म के किस चरण में होता है। ओव्यूलेशन में, स्नावी में, पॉलीफेरेटिव में, ये किस चक्र में होता है, स्नावी चक्र में होता है। आरोपण मासिक धर्म के किस चक्र में होता है, स्नावी चक्र में आरोपण होता है। अगला है, कौन सी अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली भ्रूण को द्रव से भरी गुहा में घेरती है। कौन सी अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली है जो भ्रूण को द्रव से भरी गुहा में घेरती है। द्रव कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अंदर की परत क्या कहलाती है, एमनियोन कहलाती है। तो ये भ्रूण की झिल्ली होती है जो भ्रूण को द्रव से भरी गुहा में घेरती है। कौन होती है, एमनियोन होती है। एमनियोन भ्रूण झिल्ली होती है जो द्रव को भ्रूण से भरी गुहा में घेरती है। अगला है, युवाओं जो एमनियोन होती है ना, उसमें एमनियोटिक द्रव से बनी हुई होती है। एमनियोटिक द्रव जो होता है उसी के ही चारों तरफ रहता है। एमनियोन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एमनियोटिक द्रव से भर जाता है, जिसके कारण वो एमनियोन फैल जाता है और एमनियोटिक थैली के रूप में बन जाता है। युवाओं का अपरा जो होता है वो किससे विकसित होता है, पीतकोष से, एमनियोन से, एलेंटोइस से या कोरियोन एलेंटोइस से बना होता है। तो जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है वो एलेंटोइस एवं कोरियोन दोनों से ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलेंटोइस कोरियोन हो जाएगा। युवाओं का अपरा एलेंटोइस कोरियोन से ही बना होता है। युवाओं का अपरा किससे बनता है, कोरियोन एलेंटोइस या एलेंटोइस कोरियोन से मिलके बना होता है। कोरियन को क्या होती है, बाहरी परत होती है। एलेंटोइस कौन सी परत होती है, मध्य परत होती है। एमनियोन से क्या बनता है, एमनियोटिक द्रव भरा होता है एमनियोन में। अगला है, प्लेसेंटिया प्रीविया क्या होता है, अभी मैंने बताया था। प्लेसेंटा का निचले गर्भाशय खंड में जाना, प्लेसेंटा का ऊपरी गर्भाशय खंड में जाना, प्लेसेंटा का गर्भाशय से अलग। प्लेसेंटा का गर्भाशय से अलग होना तो प्लेसेंटा रिटेंड कहलाता है। जब प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लेसेंटा रिटेंड बोलते हैं। जबकि प्लेसेंटा क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा जो है वो निचले गर्भाशय खंड में आ जाता है, निचली परत को घेर लेता है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। देखो ये मैंने बताया था कि ये वाली जो जगह होती है, इस जगह को पूरी तरह से घेर लेता है, इस जगह को पूरी तरह से बंद कर देता है। ये कंप्लीट है, ये देखो
ये पूरी तरह से ये लाल-लाल यहाँ पे आ गया। अब बच्चा निकलने के लिए जगह नहीं बची है, तो ये पूर्ण जो कहलाएगा, ये पार्शियल कहलाएगा। इसमें थोड़ा-थोड़ा जो जगह बची हुई है ना? और एक ये आंशिक कहला जाएगा, मार्जिनल। एक लो लाइंग कहलाया जाएगा, बिल्कुल निम्न स्तर का। ये मार्जिनल में कॉर्ड द्वारा वापस निकालते हैं, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये 4 स्तर होते हैं। अगला है प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार का होता है? अभी मैंने ऊपर बताया है 4 प्रकार का होता है प्लेसेंटा प्रीविया। कौन कौन सा होता है प्लेसेंटा प्रीविया के 4 प्रकार? अभी मैंने बताया, एक होता है निम्न स्तर का, एक होता है निम्न स्तर का, एक होता है सीमांत, एक होता है सीमांत, एक होता है आंशिक और एक होता है पूर्ण। जो पूर्ण होता है वो गर्भाशय को पूरी तरह से ढक लेता है, निम्न बहुत ही कम होता है, सीमांत बिल्कुल सीमा पर रहता है, और आंशिक जो होता है, वो आंशिक जो परत होती है वो थोड़ा सा हिस्सा गर्भाशय की ग्रीवा को घेरे हुए रहता है। तो इस प्रकार प्लेसेंटा प्रीविया के कितने प्रकार होते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया के 4 प्रकार होते हैं। इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं गर्भावस्था के 4.5 महीने के बाद ही दिखाई देते हैं। और इसमें मेन लक्षण क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग कैसी होती है? दर्द रहित होती है। ऐसी ब्लीडिंग होती है जिसमें दर्द नहीं होता। बच्चे को जन्म देने से पहले या डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून जो होता है इस स्थिति में बह जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया में कितने प्रकार होते हैं? 4। एक प्लेसेंटा रिटेंड होता है। प्लेसेंटा रिटेंड क्या हो गया? बच्चा हो गया, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, माँ को छुट्टी भी दे दी, माँ घर पहुँच गई, फिर भी अचानक से ब्लीडिंग हो रही है, माता को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि प्लेसेंटा अंदर है ना, माता के अंदर प्लेसेंटा के कुछ पार्ट रह गया है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा रिटेंड। अगला है पोषक तत्वों और अपशिष्ट विनिमय में कौन सी झिल्ली सबसे बड़ी भूमिका निभाती है? जो कि पोषक तत्व और अपशिष्ट को बाहर निकालती है। तो बाहर वाली झिल्ली ही निकालेगी, तो कौन निकालेगी? क्रोरियन। क्रोरियन जो होती है भ्रूण के चारों ओर सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ये ट्रोपोप्लास्ट द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है? ये ट्रोपोप्लास्ट द्वारा बनी हुई होती है। दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको। गर्भनाल धमनियाँ डैश रक्त को प्लेसेंटा तक ले जाती हैं, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती हैं, और जो सिराएं होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। गर्भनाल कैसे ऑक्सीजन रहित को ले जाती हैं? धमनी का नाम भ्रूण की तरफ और प्लेसेंटल नसों के नाम पर भी रखा जाता है। अगला है प्लेसेंटा निम्न में से किसका उत्पादन करता है? प्रोलैक्टिन का तो नहीं करता, ऑक्सीटोसिन का भी नहीं करता, एफएसएच का भी नहीं करता, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का करता है। फॉलिकल का तो एफएसएच का तो पीयूष ग्रंथि, इन दोनों का कौन करते हैं? पीयूष ग्रंथि इनका स्रावन करती हैं। जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कौन करता है? प्लेसेंटा करता है गर्भावस्था में, और जब गर्भावस्था नहीं होती है तो अंडा से करता है। जब गर्भावस्था नहीं होती है तो कौन करता है? अंडा से करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्लेसेंटा डैश से उत्पन्न होता है? मानव प्लेसेंटा किससे उत्पन्न होता है? कोरियन से, एलेंटोइस से, एमनियन से। एलेंटोइस कोरियन ऊपर मैं करवा चुकी हूँ उसको कि ये एलेंटोइस और कोरियन दोनों से ही उत्पन्न होता है। कोरियन और एमनियन मिलकर एमनियोटिक थैली बनाते हैं। कोरियन और एमनियन मिलकर क्या बनाते हैं? एमनियोटिक थैली बनाते हैं। जो एमनियोटिक आपने द्रव पढ़ा होगा जिससे भ्रूण की जांच करते हैं कि भ्रूण जो बच्चा पेट में है वो लड़का है या लड़की है, वो एमनियोटिक द्रव का पता लगा के ही करते हैं। ये एमनियोटिक द्रव किससे मिलकर बनता है? एमनियन और कोरियन से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटल हार्मोन नहीं है? प्रोजेस्टेरोन भी है, एचसीएच भी है, एचसीजी भी है, मेलाटोनिन बिल्कुल नहीं है। मेलाटोनिन एक प्लेसेंटल हार्मोन नहीं है, जबकि मेलाटोनिन जो है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। मेलाटोनिन किससे निकलता है? मेलाटोनिन जो है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। और ये जो एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, आईजी वैसे उन्हें एक हमारे यूट्यूब पर 2-3 कोर्स चल रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क हैं। उसमें मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जिसमें 27 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उसमें इनसे संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इन्हीं से ही मेनली टारगेट किया गया है, क्योंकि एडवांस लेवल के ये एमसीक्यू होते हैं।
तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैंने बताया है आईजीए और आईजीजी, ये 2 प्रकार की एंटीबॉडी हैं जो बच्चे को प्राकृतिक जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। आईजीए जो माता के दूध में मिलता है और आईजीजी जो होता है वो प्लेसेंटा द्वारा बच्चे को मिलता है। कौन-सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा द्वारा बच्चे को मिलती है? आईजीजी। आईजीजी जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा द्वारा बच्चे को मिलती है। याद रखना कौन-सी मिलती है? आईजीजी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अपरा को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी विधियों का उपयोग किया जाता है? अब प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है किसी कारण से, बच्चे को हुए लगभग 15-20 मिनट हो गए, 30 मिनट के अंदर अंदर प्लेसेंटा को बाहर आ जाना चाहिए बच्चे के निकलने के बाद, लेकिन नहीं आ रहा है, तो हम बाहर से कोई प्राकृतिक तरीकों का सहारा लेते हैं। तो देखो, मालिश भी की जाती है बच्चे माँ के जो उदर की, जिससे बच्चा वो जो प्लेसेंटा जो है वो दब के बाहर आ जाए। नियंत्रित नाभिनाल संकर्ष, नाभिनाल से भी उसको आकर्षित करके बाहर निकाला जाता है, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ये तीनों ही किए जाते हैं प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जो प्रोटाग्लैंडिन E1 है, ये नहीं होता, ये प्लेसेंटा को बाहर निकालने नहीं होता। इसका इस्तेमाल होता है गर्भाशय ग्रीवा के संकुचन को बढ़ाने में, गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में इसका उपयोग होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। बाकी तीनों का उपयोग अपरा को बाहर निकालने के लिए होता है। अगला है, कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है? एससीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये तो तीनों ही होते हैं, तीनों ही प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं। लेकिन ये जो दोनों जो होते हैं, ये अंडाशय द्वारा भी होते हैं और प्लेसेंटा द्वारा होते हैं। ये केवल प्लेसेंटा द्वारा होता है। प्लेसेंटा एक जैविक अंग होता है। आपसे पूछेंगे प्लेसेंटा किस प्रकार का अंग है, जैविक है, अजैविक है? तो प्लेसेंटा जो है वो एक प्रकार का जैविक अंग है। और आपसे पूछेंगे अस्थायी अंग है या स्थायी अंग है, तो ये एक प्रकार का अस्थायी अंग होता है, जो बढ़ते हुए बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। ये गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है। बच्चे की गर्भनाल जो होती है वो इसी के द्वारा निकलती है, बच्चे की जो गर्भनाल होती है वो इसी के द्वारा जुड़ती है, जिससे बच्चे को सारी चीज़ें मिलती हैं। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एससीजी है, जो गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्नाव करने के लिए उत्तेजित करता है। ये एससीजी हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय को उत्तेजित करता है, कार्पस ल्यूटियम को उत्तेजित करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्नाव करें। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है और उसके संकुचन में भी मदद करता है। ऐसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ते भ्रूण को समायोजित करने में मदद करता है। तो ये इफेक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी होता है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है। एलएच हार्मोन किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है। अगला है, कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित नहीं? देखो, एचसीजी होता है, एचपीएल इसको हम ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन बोलते हैं, ये भी होता है। एस्ट्रोजन भी होता है। एंड्रोजन नहीं होता। एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन होता है, जो नर के वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है। वृषण में एक लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके द्वारा ये नियमित मतलब निकलता है और नर लक्षणों के लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन। ये महिला हार्मोन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।